नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? तो जब स्पेस से लाइट हमारी अर्थ तक आती है तो एनवायरनमेंट में एंटर होने के बाद लाइट को डाइवर्ट होना पड़ता है या डेविएट होना पड़ता है। तो जब अर्थ तक पूरे एनवायरनमेंट से होती हुई लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है तो एग्जैक्ट स्पेस में वो कहाँ से आ रही है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से तारे भी जो टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, इसका भी रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator is the example of the effect of atmospheric refraction or refraction of light by the Earth's atmosphere. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. तो फायर के जो चारों तरफ या फायर के आसपास जो एयर होती है वो ज्यादा हॉट होती है आसपास की एयर के मुकाबले। द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर अबव इट। तो फायर के पास में जो एयर होती है वो लाइट वेट की होती है, लेस डेंस होती है, जबकि उसके आसपास की जो ठंडी एयर है, जो कूलर एयर है, वो हॉट एयर के मुकाबले ज्यादा डेंस होती है और हैवी होती है। इसके अलावा हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कम होता है, जबकि कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम मींस एयर आर नॉट स्टेशनरी, द apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomena on a much larger scale. तो होता क्या है, स्टार से जो लाइट आती है वो जब अर्थ के एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो रेयर एयर से आती है डेंसर मीडियम में, इसलिए वो लाइट रेज बेंड कर जाती है और बेंड करके पहुंचती है हमारी आईज तक। तो जिसकी भी आईज में वो लाइट रेज जाती है उसको लगेगा कि स्टार एकदम सामने है, जबकि स्टार की रियल पोजीशन यहाँ पर है और स्टार दिखाई देता है यहाँ पर। सो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इज हियर बट apparent star position is here. So this happens due to atmospheric refraction. यानी एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी की वजह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते नजर आते हैं, यानी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और स्टार की एक्चुअल पोजीशन भी हमें नहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा डाइवर्टेड दिखती है। The twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही स्टारलाइट एंटर होती है तो उसके पाथ पे हर जगह पर एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, एनवायरनमेंट हर जगह चेंज हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर जैसे जैसे चेंज होता जाता है उसके पाथ पर वैसे वैसे रिफ्रैक्शन बार बार होते हैं, इसीलिए बार बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से एक्चुअल पोजीशन स्टार की हम नहीं देख पाते हैं। तो जहां हमें स्टार नजर आता है वो एक्चुअली वहां नहीं होता है, उसकी पोजीशन चेंज्ड होती है। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. इसीलिए एक्चुअल पोजीशन से स्टार हमें हमेशा ऊपर की तरफ दिखता है। The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon.
Further, this apparent position of a star is not stationary. और जो apparent position हमें स्टार की दिख रही है, यानी हमें जहां पर स्टार दिखाई दे रहा है वहां पर भी स्टार स्टेशनरी नहीं रहता है, यानी कि वो एक जगह हमें स्टेबल नहीं दिखता है, बल्कि वो अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज करता रहता है। इसी वजह से हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, यानी टिमटिमा रहा है, जबकि वो अपनी प्लेस इधर उधर कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उनसे जो लाइट रेज आ रही है स्टार से, यानी स्टार की जो लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्ट होती रहती है। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly. Since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary and the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. Stars हमसे बहुत दूर होते हैं और लाइट उनकी होती है बहुत ही कम. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. तो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्लाइटली चेंज होता रहता है, और वो इतना चेंज होता रहता है, इतनी जल्दी चेंज होता है कि स्टार कभी हमें ब्राइट दिखता है और कभी फेंट दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. बट फिर स्पेस में जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सब क्यों नहीं ट्विंकल करती? वाई ओनली स्टार्स ट्विंकल? वाई नॉट प्लैनेट्स? वाई नॉट अदर ऑब्जेक्ट्स? बिकॉज the planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out of 0, thereby nullifying the twinkling effect. So the twinkling of stars is caused by the Earth's atmosphere, which is composed of different layers of air with varying temperatures and densities. तो जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, यानी कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, कहीं पर कम टेम्परेचर होगा, कहीं पर डेंसिटी कम है, कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर एयर का प्रेशर ज्यादा है तो कहीं पर एयर का प्रेशर कम है. When starlight passes through these layers, it undergoes refraction or bending due to the difference in air density. This bending of light causes the apparent brightness of the star to vary rapidly, creating the twinkling effect. But in contrast, planets do not twinkle as much because they appear larger and their light is not a point source like that of a star. स्टार की जो लाइट है प्लैनेट के मुकाबले बहुत ही कम है, एक पॉइंट जितनी है. प्लैनेट की जितनी लाइट है उस टोटल लाइट के एक पॉइंट जितनी लाइट है स्टार के लिए. The disk of a planet is not as easily affected by the atmospheric turbulence as the point-like source of light from a distant star. एक तो प्लैनेट पास में है, ऊपर से उनकी लाइट स्टार के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इतनी ज्यादा एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस से इफेक्ट नहीं होती है. The planets' disks often appear as small disks of light, and the light from these disks is less prone to the atmospheric effects that cause twinkling. So the twinkling of star is primarily a result of Earth's atmosphere causing rapid variations in the brightness of a point-like source of light.
while planets appearing as larger disks are less affected by these atmospheric disturbances and therefore do not exhibit as much twinkling. इसी तरह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देता है. सो इमेजिन द सन एज अ लाइट बल्ब. When it's below the horizon, just before sunrise or after sunset, there's a cool trick happening. Have you ever wondered what is that cool trick? We all know that our earth has an invisible layer around it. That is our atmosphere. This layer acts like a magical lens for the sunlight. When the sun is just below the horizon, its light has to travel through a bit more to this atmosphere. Now this atmosphere bends the sunlight a little bit. It's like the atmosphere is saying, "Hey sun, I'll help you out a bit." And then atmosphere helps the sun to bend its sunlight and to reach out the sunlight to the earth. This bending is called atmospheric refraction. Because of this bending or refraction, we get to see the sun a few minutes before it officially rises and a few minutes after it officially sets. So it's like a bonus for us due to atmospheric refraction. By actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. तो जब sun horizon के थोड़ा सा slightly नीचे होता है, तब हमारे environment को sunlight touch कर चुकी होती है. यानी environment तक sunlight पहुंच चुकी होती है और environment क्या करता है? उसको bend करता है, यानी उसको refract करता है. और refract होकर या bend होकर sunlight earth तक पहुंच जाती है. और जब सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है या हमारी आईज तक पहुंचती है, तब हमें लगता है कि सनराइज हो चुका है. यानी हमें सन हॉरिजॉन से ऊपर आने से पहले ही दिखने लग जाता है, जबकि वो एक्चुअली हॉरिजॉन से नीचे ही होता है उस टाइम. सो दिस इज द एक्चुअल एंड apparent positions of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattering of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena, that is atmospheric refraction. तो हमने twinkling of star का reason देखा, हमने sunrise और sunset 2 मिनट पहले हमें क्यों दिखाई देते हैं वो भी देखा. ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. इसके अलावा भी नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट. These are some of the wonderful phenomena we are familiar with. So let's see about these phenomena. Imagine you are in a room filled with sunlight. अगर आप एक ऐसे रूम में हो जो सनलाइट से भरा हुआ है, just imagine, and you notice the sunlight streaming through the window. Now, let's say you also have a can of spray mist. If you spray the mist into the air, you see the sunlight making the mist look a bit like it's glowing and scattering in the air. So Tyndall effect भी कुछ इसी तरह का है. It's when light scatters or bounces off tiny particles in a transparent medium like air or a liquid. These particles can be really small like dust or a bit larger like the particles in a colloidal solution. Now the question is, what is colloidal solution? तो colloidal solution क्या है? एक continuous medium में tiny particles को disperse कर दिया जाए.
The key feature of a colloidal solution is the size of these particles, which are larger than individual molecules but smaller than what you would find in a regular suspension. A classic example of a colloidal solution is milk. If you look closely, you will see that it's not perfectly clear like water. It has tiny particles और उन particles में क्या है, fat globules हो सकते हैं, proteins हैं, which are dispersed throughout, जो सब जगह dispersed हैं. और वो कहाँ dispersed है? Liquid medium में. Other examples include fog. Fog में क्या है? Tiny water droplets हैं air में, यानी यहाँ medium क्या हो गया? Air, और water droplets हो गए tiny particles. Gelatin and even certain paints are also example of a colloidal solution. So Tyndall effect क्या है? जब किसी continuous medium में, यानी एक ही टाइप के मीडियम में, और वो मीडियम गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या कोई लिक्विड भी हो सकता है, उस मीडियम में अगर टाइनी पार्टिकल्स स्कैटर हो जाए या फिर डिस्पर्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड Tyndall effect. So when light encounters these tiny particles, it does not just pass through smoothly. It gets scattered in different directions. This scattering is what makes the light visible. That's why we are able to see a beam of light in the air. When it passes through something with tiny particles, making it look like it's lighting up the space around it. The Tyndall effect helps us understand why the sky looks blue, why sunbeams can be visible through a misty forest, and even why certain substances like milk or colloidal solutions might appear to have a glow when light passes through them. So, it's all about how light interacts with tiny particles in its path. तो Tyndall effect क्या है? कि लाइट अपने पाथ में आने वाले टाइनी पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्शन करके हमें जो इफेक्ट दिखाती है, दैट इज Tyndall effect. So when sunlight passes through a canopy of a dense forest, here tiny water droplets in the mist scatter light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelengths. If the size of the scattering particles is large enough, then the scattered light may even appear white. Now the question is, why is the color of the clear sky blue? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. तो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम होती है, इसीलिए ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करने में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. These are more effective in scattering light of shorter wavelengths at the blue end than light of longer wavelengths as the red end. तो विबग्योर में जितने भी कलर्स हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की, और सबसे कम वॉयलेट की. तो जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है, उसको एयर के पार्टिकल्स ज्यादा अमाउंट में स्कैटर करने के लिए कैपेबल होते हैं. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering.
अगर अर्थ का एनवायरमेंट ही नहीं होता तो ये पार्टिकल्स नहीं होते, एयर भी नहीं होती, तब कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाती. देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, और तब स्काई हमें डार्क दिखता. इसीलिए द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट टू सच हाइट्स. अगर इतनी हाइट पर हम प्लेन में बैठे हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे, वहां पर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की लेयर्स है या एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उन्हीं की वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है. तो वो लेयर्स ही नहीं है अगर प्लेन के पास में, तो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगी. इसीलिए हमें स्काई डार्क दिखाई देता है फ्लाइट में बैठे हुए, जब हम हाइट पर होते हैं तब. इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा जो डेंजर का सिग्नल है वो रेड कलर से लिखा होता है. डू यू नो व्हाई? द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मॉग. क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए वो स्कैटर नहीं हो पाता है फॉग और स्मोक की वजह से. और स्कैटर नहीं होगा तो क्लियरली दिख पाएगा. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. इसीलिए वो दूर से भी clearly दिखाई देता है. So we have learned about the ability of the eye to focus on both near and distant objects by adjusting its focal length is called the accommodation of the eye. The smallest distance at which the eye can see objects clearly without strain is called the near point of the eye, or the least distance of the distinct vision. For a young adult with normal vision, it is about 25 centimeter. The common refractive defects of vision include myopia, hypermetropia, presbyopia, cataract, etc. The splitting of white light into its component colors is called dispersion, and scattering of light causes the blue color of the sky.